दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये जानेंगे कि गाज़ा कैसे बना और क्यों फ़िलिस्तीन जैसे क्षेत्र में हमेशा से एक राजनीतिक उथल-पुथल बनती रही। फ़िलिस्तीन का राजनीतिक जीवन आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बात 16वीं शताब्दी के मध्य की है, जब 1550 के आसपास ऑटोमन साम्राज्य फ़िलिस्तीन को कब्जा कर लेता है और उसको 4 बड़े राज्यों, मुख्यतः वेस्ट बंग और गाज़ा के नाम से बाँट देता है। चूँकि भौगोलिक स्तर पर आप अगर इन दोनों राज्यों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन के एकदम मध्य में स्थित है एवं गाज़ा भूमध्य सागर से लगा हुआ एक कनेक्टिंग रूट है यूरोप और अफ्रीका के लिए। तो हमेशा से गाज़ा के लिए विभिन्न देशों के बीच में, ऑटोमन साम्राज्य के देशों के बीच में हमेशा से एक जंग, एक लड़ाई होती रही है। दोस्तों, बात हमने अपने पहले वीडियो में भी की कि कैसे यूरोप के अलग अलग देशों में रहने वाले ज्यूस यानी कि यहूदी बटे हुए हैं और जब पूरे यूरोप में एक औद्योगिकी क्रांति शुरू होती है तो वहाँ के लोगों में एक राष्ट्रवाद जन्म लेता है, जिसके चलते यहूदियों को भी लगता है कि हमारा भी एक खुद का एक कंट्री होना चाहिए जो सिर्फ यहूदी कंट्री के नाम से जाना जाए। इसी के तहत 1896 में जब स्विट्ज़रलैंड के बैजल नामक स्थान पर एक सम्मेलन होता है यहूदियों का, तो वहाँ पर एक प्लान बनाया जाता है कि कैसे हम पैलेस्टीन एरिया जो कि बाइबल में लिखा हुआ है उनकी, उसको अपना एक क्षेत्र बनाएंगे। और उन्होंने इस पूरे प्लान को नाम जायोनिज़्म नाम दिया। जायोनिज़्म इसलिए नाम दिया क्योंकि उनके बाइबल में यह मान्यता है, यह लिखा है कि जायोन नाम का एक टेम्पल माउंटेन है जो फ़िलिस्तीन एरिया में ही पाया जाता है। इसलिए उन्होंने फ़िलिस्तीन को चुना और उन्होंने ये प्लान बनाया कि धीरे धीरे यूरोप के रिच यहूदी अरब कंट्री फ़िलिस्तीन में जाएंगे, वहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे, वहाँ से व्यापार करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे बहुत सारे ज्यूस जब 19वीं शताब्दी के अंत में 1890 से लेकर 1900 के मध्य में वहाँ पर रहने और बसने लगे, तब अक्सर अरब के लोगों के मूल निवासियों के बीच में उनकी झड़प होती रही है। दोस्तों, इसी के बाद 1913 के आसपास जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ मिलकर ऑटोमन साम्राज्य और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन और फ्रांस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पूरी औद्योगिकी क्रांति कच्चे तेल पर निर्भर है और वो पूरा कच्चा तेल का क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अगर वो किसी भी तरीके से इस पूरे युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा सकते हैं या हरा दिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि मिलने वाला कच्चा तेल केवल ब्रिटेन फ्रांस आपस में बांट लेंगे और जर्मनी औद्योगिक क्रांति की रेस में बहुत पीछे छूट जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये एक बहुत बड़ा कारण था ब्रिटेन और फ्रांस का ऑटोमन साम्राज्य को हराने का। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जब ऑटोमन साम्राज्य हारता है तो ब्रिटेन फिलिस्तीन एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है, उसको अपना उपनिवेश बना लेता है। दोस्तों, 1930 तक आते आते बहुत सारे यहूदी ही यूरोप छोड़कर फिलिस्तीन की उस एरिया में बस जाते हैं, जिसके जरिए अरब के मूल निवासियों में उनको लगता है कि उनकी ज़मीन उनके हाथ से जा रही है। और ये भी एक बहुत कारण था कि अरब के सारे कंट्री यूरोप के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते हैं। 1948 में जब विश्व युद्ध खत्म होता है, तब ब्रिटेन अमेरिका के समर्थन से यूएन जाता है और वहाँ ये प्रस्ताव रखता है कि हम फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र करना चाहते हैं। इस पर यूएन पूरे फ़िलिस्तीन एरिया जो कि डिस्टर्ब रहता है कई सालों से, कई दशकों से, उसको 3 बड़े हिस्सों में देखता है। एक क्षेत्र जो सिर्फ अरब के मूल निवासियों के लिए, दूसरा क्षेत्र यहूदियों के लिए जिसको इजराइल कहा गया, और तीसरा एक इंटरनेशनल सिटी जेरूसलम, जिस पर किसी का भी शासन या किसी की सत्ता नहीं होगी। दोस्तों, इस घोषणा के बाद 1948 में जब यूएन के द्वारा इजराइल को एक देश का दर्जा प्राप्त हो गया, तब पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ी खलबली मच गई। उन्हें लगा कि कुछ यूरोपियन कुछ साल पहले आकर यहाँ बसना शुरू करते हैं और हमारे क्षेत्र में ही अपना खुद का एक कंट्री बना लेते हैं। कल को ये उनके साथ भी हो सकता है। इसी इनसिक्योरिटी के चलते उन्होंने इजराइल
जो कि 1948 में यूएन के द्वारा उसको एक देश का दर्जा दिया गया, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। चूँकि ये समर्थन ये यूएन में ब्रिटेन के द्वारा यूएस के द्वारा समर्थित था, अतः यूएस की आर्मी और ब्रिटेन की आर्मी ने इसका पूरा साथ किया, इजराइल का साथ दिया। और दोस्तों, इजराइल उस युद्ध में जीता और अरब कंट्रीज हारी। दोस्तों, इसके बाद हम ये जानेंगे कि फ़िलिस्तीन के उस एरिया में हमेशा राजनीतिक क्या संगठन रहा है, क्या उथल पुथल रही है। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के एरिया में मुख्यतः दो राजनीतिक संगठन हमेशा मुख्य धारा में रही। एक का नाम पीएलओ था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो मुस्लिम कट्टरवाद था उसका नाम मुस्लिम ब्रदरहुड था। ये दोनों ही हमेशा सत्ता के संघर्ष के लिए वहाँ लड़ते रहे हैं। 1987 में एक घटना होती है जिसमें एक इजराइल डाइवर की गलती से बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों की मृत्यु हो जाती है। उस समय बहुत सारे उग्रवादी संगठन जो राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं थे और संख्या के मामले में बहुत छोटे थे, वो इजराइल के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं, इजराइल के नागरिकों के खिलाफ, और इस संगठन ने हथियार उठा लेते हैं, जिसके चलते 1 साल बाद ये छोटे छोटे संगठन जो उग्रवादी का रूप धारण करते हैं, जैसा कि आप भारत में नक्सली के संदर्भ में देख सकते हैं, 1988 में अपनी एक संस्था बनाते हैं जिसको हमास कहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस हमास को जानते हैं, ये वही हमास है जिसने इजराइल को खदेड़ने के लिए, बाहर करने के लिए हाथों में हथियार उठाया, क्योंकि उनका मानना था कि फ़िलिस्तीन की राजनीतिक सत्ता ये काम करने में काबिल नहीं है। दोस्तों, 1990 के आसपास जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्रवाद बढ़ जाता है, तब पश्चिम की सरकारें, यूएस, कनाडा और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ ने फ़िलिस्तीन से किसी भी प्रकार का व्यापार करना बंद कर दिया। फ़िलिस्तीन का कच्चा तेल खुद उनके देश में ही सड़ने लगा, जिसके चलते उन्हें 1993 में ब्रिटेन, यूएस और इजराइल के साथ ओस्लो अकॉर्ड साइन करना पड़ा। ओस्लो अकॉर्ड में यह मान्यता दी गई कि फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पर अपना अधिकार छोड़ेगा, उसको इजराइल को सौंपेगा और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाएगा। दोस्तों, हालांकि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कि भारत के साथ भी था, उनको यूएस और ब्रिटेन की ये शर्तें माननी पड़ी, जिसके चलते हमास एक और बड़ा उग्रवादी संगठन बना, क्योंकि वो इस अकॉर्ड के, इस समझौते के पक्ष में नहीं था। और जब हमास ने सिलेक्टिवली टारगेटेड कर करके इजराइल के नागरिकों को गाजा और वेस्ट बैंक में ढूंढ के मारना शुरू किया, तब इजराइल ने अपने सारे नागरिकों को इजरायली क्षेत्र में बुलाने का निर्णय लिया। हमास ने इसे अपनी एक जीत के रूप में देखा और 2005 और 2006 तक वहाँ पर एक अस्थिरता का दौर चलता रहा है, जिसके तहत जब 2006 में एक बार यूएस के समर्थन से फ़िलिस्तीन में शांति कायम होती, वहाँ इलेक्शन होता है, तब वहाँ की जनता हमास को जिताती है। अब चूंकि ये इलेक्शन बहुत ही विवादों में रहा है कि ये इलेक्शन बायस था, इसके निरपेक्ष होने की बहुत ज़्यादा ये विवादों में रहा है, इसीलिए वहाँ के राजनीतिक संगठन एक साथ आए और हमास का विरोध किया। चूँकि हमास का विरोध ज़्यादा होने पर हमास को फ़िलिस्तीन का मुख्य क्षेत्र छोड़ना पड़ा और वो गाजा में 2007 से शिफ्ट हो गया। तब से गाजा से हमास कार्यवाही करता रहा है, 2007 हो, 8 हो, 12 हो, 13 हो, 15 हो, 22 हो, लेटेस्ट 2023 हो। ये भी समझ में आता है कि वहाँ की मुख्य पार्टियाँ फ़िलिस्तीन की खुद ही नहीं चाहती हैं कि हमास का खात्मा हो, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि 1993 में मजबूरी में उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अतः वो इजराइल से बदला लेने के लिए हमेशा या तो हमास को मदद करते हैं या उकसाते हैं। उनको लगता है हमास एक सैन्य संगठन के तौर पे उनकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। दोस्तों, तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं थी फ़िलिस्तीन के बारे में, गाजा के बारे में, और अगले आने वाले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इजराइल को आखिर इतनी कम संख्या होने पर भी उसे सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज़ में इतना ताकतवर क्यों समझा जाता, और क्या ये बात इतनी सत्य है जितना सुना जाता है, या फिर इसके पीछे कोई नैरेटिव काम करता। थैंक यू दोस्तों।